अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अहम टॉपिक रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये स्टूडेंट्स को अक्सर तंग भी करता है, परेशान भी करता है और इसमें वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। रट्टा नहीं है, इसमें प्योर इसकी लॉजिक है और इसकी डायग्राम्स भी समझ के बनाने वाली हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का मकसद क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी की अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, ग्राफिकली आप इसे किस तरह से एलैबोरेट कर सकते हैं और एंड पे इसका क्रिटिसिज्म। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अगर आप लोग भी मेरी तरह रोज रोज इकोनॉमिक्स के क्विज़ेस और असाइनमेंट से परेशान हैं तो इकोनॉमिक्स पोर्टल को जरूर ज्वाइन करें। जी, तो इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पॉल ए सैमुअल्सन ने 1938 में प्रेजेंट की और इस थ्योरी का मकसद ये था कि आपको लेटेस्ट इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, क्योंकि इससे पहले जो आप ट्रेडिशनल इंडिफरेंस कर्व करते आए हैं, जो एक्स और वाई कमोडिटीज के दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है कर्व, जिसमें सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है, वो अप्रोच 1916 में जे.आर. हिक्स और स्लट्सकी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद ये तकरीबन उसके 20-22 साल के बाद 1938 में पॉल ए सैमुअल्सन ने नई इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच वो इंट्रोड्यूस करवाई और इसके अकॉर्डिंग ये जो अपनी टेक्निक के साथ इंडिफरेंस कर्व बनाता है वो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ऑथेंटिक और वैलिड है, क्योंकि ये मार्केट के उतार चढ़ाव को सामने रखते हुए, डिफरेंट कंडीशंस को सामने रखते हुए इंडिफरेंस कर्व बनाता है। इसमें वो ख्याली पुलाव हम नहीं बनाते कि दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं जिसमें सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। According to him, this approach reveals consumers' preference for the combination of various goods by analyzing his behavior in the market. The fundamental logic of this theory is choice reveals preference. ठीक है जी, वो अपनी प्रेफरेंस का जोन एक निकालता है। किस तरीके से आगे अभी डिस्कस करते हैं। Assumption of the theory, इसके मफरूजात क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, समझ बूझ रखने वाला, सेंस रखने वाला होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट। टेस्ट एंड हैबिट ऑफ पीपल हम अज्यूम करेंगे वो फिक्स हैं। चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस, तो अपनी प्रेफरेंस की चॉइस है उसके पास, वो कोई ना कोई अपना प्रेफरेंस जोन निकालेगा, उसका कोई फेवरेट पेयर होगा इस पूरी बजट लाइन में कोई ना कोई एक। प्रेफरेंस फॉर मोर क्वांटिटी, ये ह्यूमन नेचर भी है, लेस को मोर के ऊपर प्रेफर करेगा वो, क्योंकि एक तरफ आपको ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज मिल रही है, एक तरफ दूसरी प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में मिल रही है, तो ज्यादा वाली को हम प्रेफर करेंगे। कंसिस्टेंसी, कंज्यूमर अपनी चॉइस पे कंसिस्टेंट होगा, टाइम टू टाइम अपनी प्रेफरेंस चेंज नहीं करेगा। टू टर्म कंसिस्टेंसी, तो ये टू टर्म कंसिस्टेंसी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले एक की प्राइस कम कर देंगे, दूसरे की ज्यादा, फिर दूसरे की प्राइस कम, पहले की ज्यादा कर देंगे, और इसमें दो ही कमोडिटीज हमने लेनी है, इसलिए टू टर्म कंसिस्टेंसी है, दो प्रोडक्ट में उसने कंसिस्टेंट रहना है। एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी, एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी का मतलब है वो अपनी प्रोडक्ट को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकता है और वो एक के बदले में दूसरा कितना एक्सचेंज करना है उसने, इसके बारे में उसको नॉलेज होगी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी, उसका डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जूं लोगों की इनकम इंक्रीज होती है उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। इनकम कम होगी, डिमांड भी कम करते हैं, डिमांड का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये आगे इन्हीं अजम्पशंस को एक एक दो लाइनों में एलैबोरेट किया हुआ है। नोट्स ये मेरे पास इस तरह के कंप्लीट आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अवेलेबल है, गेस्ट पेपर के साथ मिलेंगे, बहुत इजी इसकी वर्डिंग है, किसी को चाहिए हो तो राब्ता कर सकता है। ये तमाम अजम्पशंस यहाँ पे एलैबोरेट कर दी गई हैं और उसके बाद हम आते हैं जी स्टेटमेंट पे। सैमुअल्सन प्रेजेंट दिस थ्योरी इन सच अ वे विच इज आल्सो कॉल्ड डिमांड थ्योरम। अब स्टेटमेंट, एनी गुड सिंपल और कंपोजिट, इट्स डिमांड इंक्रीज ड्यू टू राइज इन मनी इनकम ओनली एंड इट्स डिमांड श्रिंक व्हेन इट्स प्राइस अलोन राइजेस। तो डिमांड इंक्रीज होगा जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है और डिमांड में कमी उस वक्त आएगी जब उसकी प्राइस में इजाफा होगा। दिस थ्योरी मीन्स दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। तो प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। आगे ये डायग्राम आ गई जी, ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है साइड पे, मैं सीधा आपको डायग्राम पे लेके जाता हूं। यहाँ पे एक बजट लाइन बना देनी है आपने, तो
तो फर्ज करें ये आपकी एक बजट लाइन है। बजट लाइन तो समझते हैं ना कि दो कमोडिटीज, उनकी परचेजिंग पावर है, आप ज्यादा से ज्यादा एक्स और वाई कितना क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, ये आपको बजट लाइन दिखाएगी। अब यहां से लेके यहां तक इतना कंज्यूमर अपनी इनकम में रहते हुए वाई खरीद सकता है, और एक्स एक्सिस में आप देखें यहां से लेके यहां तक इतना आप एक्स खरीद सकते हैं। तो ये बजट लाइन के अंदर जो पोर्शन है, जो ये मैं अभी शेड भी कर रहा हूं, ये वाला, इसे बोलते हैं इंफीरियर जोन, क्योंकि इस बजट लाइन के नीचे कोई भी पेयर कंज्यूमर खरीदता है उस पर उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं होती, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर यहाँ पे 100% स्पेंड नहीं हो रही। इस बजट लाइन के ऊपर वाला ये वाला सारा पोर्शन, ये उसका सुपीरियर जोन है। मसलन उसकी रेंज से तो बाहर है, लेकिन अगर इस जोन में उसको कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो ये उसके लिए प्रेफरेबल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे उसने 4 जोन में डिवाइड कर दिया है। इस बजट लाइन के ऊपर कोई पेयर अगर खरीदता है कंज्यूमर, मसलन ये यहाँ पे एक पॉइंट जी है, एक पॉइंट जी है और एक पॉइंट एच है, ये तीनों पॉइंट बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ये तीनों अगर वो कोई खरीदता है कंज्यूमर, तो मतलब वो अपनी 100% इनकम स्पेंड कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे समझना आपने ये है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट या पेयर कंज्यूमर का फेवरेट होगा। होता भी ऐसे ही है, आमतौर पे आप परचेजिंग करने जाएं तो कोई ना कोई पेयर आपके माइंड में होता है, वो आपका फेवरेट होता है। तो फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे जी पॉइंट कंज्यूमर का फेवरेट है, तो इस जी पॉइंट से वो फिर प्रेफर्ड जोन निकालेगा। वो प्रेफर्ड जोन कैसे निकलेगा? एक जी से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएगा सीधी, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेगा ये। तो ये इस जोन के अंदर जोन सी भी उसकी गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, वो प्रेफर्ड जोन कहलाएगा। मसलन ये वो जोन है, इसमें अगर उसको एक्स और वाई की क्वांटिटी मिल जाती है तो फौरी तौर पे जी को वो स्किप करेगा और इस जोन वाला पेयर खरीद लेगा। ये उसका प्रेफर्ड जोन है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो बड़ा क्लियर है अपनी इस चॉइस के बारे में कि ये उसने जी से प्रेफर करना है इस पेयर को। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये दो जोन जो बनते हैं, एक बजट लाइन के ऊपर वाला और एक बजट लाइन के प्रेफर्ड जोन के नीचे वाला, ये दोनों है इग्नोरेंस जोन। इन दोनों जोन में अगर उसको कोई पेयर मिल जाता है तो वो जी पे ही सस्टेन करेगा। इन दोनों जोन में कोई भी पेयर वो परचेज नहीं करेगा। और पीछे बचा ये वाला पेयर, ये तो वैसे इंफीरियर है, इसमें तो उसने वैसे कोई परचेजिंग नहीं करनी। तो काम की बात इसमें सिर्फ ये है, जी उसका फेवरेट पेयर है, जी से उसने प्रेफर्ड जोन निकाला, और प्रेफर्ड जोन का मतलब ये होता है कि उसको जी के बदले में इस जोन में अगर कोई पेयर मिल जाता है तो वो जी के साथ फौरी तौर पर रिप्लेस कर लेगा। अच्छा जी, ये तो इसकी इनिशियल डायग्राम हो गई। अब जरा मार्केट को सामने रखते हुए मार्केट के उतार चढ़ाव फर्ज कर लेते हैं कि एक कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, दूसरी की प्राइस ज्यादा हो गई, फिर क्या कंडीशन होगी, बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट होगी, ये देख लेते हैं जी। दूसरी ये कंडीशन है जी, आपको सामने नजर आ रही है, एक्स कमोडिटी की प्राइस ये डिक्रीज हो गई है और वाई कमोडिटी की प्राइस ये इंक्रीज हो गई है। तो जब एक्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो मतलब एक्स सस्ता हो गया, अब एक्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, एक्स की तरफ से बजट लाइन आगे को शिफ्ट हो जाएगी, और वाई की प्राइस ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से वाई महंगा हो गया और इसकी क्वांटिटी अब नीचे आ जाएगी। नई बजट लाइन वो बनेगी सी डी। ये नई बजट लाइन आ गई जिसमें आप देख सकते हैं कि वाई नीचे को आ गया और एक्स ये आगे को चला गया। अब इस बजट लाइन में जी उसका फेवरेट पेयर नहीं है, अब उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी और उसका जो नया पेयर निकलेगा प्रेफरेंस का, वो ऑब्वियसली ये इस जोन में से कोई होगा, क्योंकि ऊपर वाला जोन तो उसके इग्नोरेंस जोन में आ रहा था ना, तो यहां से कोई पेयर वो नहीं उठाएगा। इस सेगमेंट में से, बजट लाइन के इस सेगमेंट में से वो अपना एक फेवरेट पेयर बनाएगा। इसमें हम फर्ज कर लेते हैं उसका फेवरेट पेयर ये क्यू है, इस क्यू से फिर उसने प्रेफर्ड जोन निकालना है। अगेन यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेगा, एक वर्टिकल लाइन निकालेगा, ये उसका प्रेफर्ड जोन आ गया। ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, जो इसके ऑपोजिट होगा।
जिसमें एक्स की प्राइस इंक्रीज होगी और वाई की डिक्रीज। ये आ गया जी दूसरा केस जिसमें प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी वो इंक्रीज हो गई है और वाई की प्राइस डिक्रीज हो गई है। तो जब कभी ऐसा होगा एक्स महंगा होगा तो एक्स की परचेजिंग पावर बैकवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब बजट लाइन पीछे को जाएगी और वाई सस्ता हुआ है, वाई की तरफ से बजट लाइन ऊपर को जाएगी। तो नई जो बजट लाइन बनी वो हमारी ये बनेगी EF, ये आपको नजर आ रही है। AB तो हमारी इनिशियल बजट लाइन थी ना, नई बजट लाइन ये EF है। अब अगेन इस EF में जो उसका प्रेफर्ड जोन निकलेगा वो इस सेगमेंट में से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी इनिशियल बजट लाइन के नीचे आ रहा है सेगमेंट। इनिशियल बजट लाइन के अंदर मतलब इंफीरियर जोन है। तो पीछे बचा हमारे पास ये वाला सेगमेंट। तो उसने जो फेवरेट पेयर निकालना है वो अपने यहां से लेके इस सेगमेंट में से बनाएगा। तो यहां पे हम फर्ज कर लेते हैं उसका एक फेवरेट पेयर R है ये। अब R से प्रेफर्ड जोन निकालेगा, अगेन एक वर्टिकल उसने बनाया और एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये इसका प्रेफर्ड जोन आ गया। ये केस 2 आ गया। ठीक है जी, 3 डायग्राम बनी। इनिशियल डायग्राम केस 1 जिसमें आपने एक्स की प्राइस कम और वाई की ज्यादा कर दी, और केस 2 जिसमें आपने एक्स की प्राइस ज्यादा और वाई की कम कर दी। अब फाइनली केस 3 आपने ये दोनों केस 1 और 2 इन दोनों को मर्ज करके एक ही डायग्राम में दिखा देना है और इसके साथ ही आपने ये एक बजट लाइन बना देनी है। डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व का ऐसा नाम देंगे क्योंकि अब इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है ये इस डायग्राम में पता चलेगा। सबसे पहले तो आपने ये केस 1 जिसे हमने ब्लू बजट लाइन से डिनोट किया था वो ये CD वाली लाइन है जी, आपको नजर आ रही होगी, ये C और D। एक ये बजट लाइन और इस पे फेवरेट पेयर Q था, और दूसरा केस 2 उसकी बजट लाइन ये EF वाली है, इस पे फेवरेट पेयर उसका R था। और जो इनिशियल बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन में उसका फेवरेट पेयर ये AB वाली उसकी इनिशियल बजट लाइन है, इस पे उसका फेवरेट पेयर Z था। तो R, Z और Q इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें, एक इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है, और ये जो इंडिफरेंस कर्व बना है ये लेटेस्ट इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच है जो कि प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब ये इंडिफरेंस कर्व चूंकि मार्केट कंडीशंस को सामने रख के बनाया गया है, इसमें आपने प्राइसेस के उतार चढ़ाव वो आपने देखे, इनको प्राइसेस की सेंस में देख लें, इनकम की सेंस में देख लें, किसी वक्त कंज्यूमर अमीर किसी वक्त गरीब हो जाता है तो उस सेंस में देख लें, बात सेम ही है। ये इंडिफरेंस कर्व प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैलिड है। तो यही इंडिफरेंस कर्व बना के समझाना इस थ्योरी का मकसद था। उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है इस डायग्राम की, और ये एक्सप्लेनेशन भी मेरे पास ये नीचे लिखी हुई है बहुत ही सिंपल वर्डिंग में। अब हम आते हैं इधर आगे क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म में आपने इसके कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस कर लेने हैं। प्रीजुडाइस एटीट्यूड का मतलब है कि उसका इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, वो इतना ज्यादा टाइम वेस्टिंग एटीट्यूड है। नॉन यूनिवर्सल, ये लॉ नॉन यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकता। किसी स्पेसिफिक रीजन या तबके को आप ये अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सली इसकी एप्लीकेशन नहीं है। नंबर 3 एक्सक्लूडेड गिवन गुड्स, इसने गिवन गुड्स को एक्सक्लूड किया है, और गिवन गुड्स का भी मार्केट में आपको पता है कि एक इम्पोर्टेंस है उसकी, और उसका भी इम्पैक्ट आता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो उन गुड्स को इसने टोटली इग्नोर किया है। नंबर 4 पे रेडिकुलस अजम्पशंस इसकी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, रेडिकुलस हैं, वो समझ लें कि ख्याली हैं, फजूल सी हैं। नेक्स्ट है जी जस्ट ऑन एकेडमिक एक्सरसाइज। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एकेडमिक वाइज तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वाइज ये इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। इनएडिक्वेट परसेप्शन, तो यहाँ पे हमने जो परसेप्शंस ली हुई है, एक्स सस्ता वाई महंगा, वाई सस्ता एक्स सस्ता, इसके अलावा भी मार्केट में बेशुमार उतार चढ़ाव आते हैं जिसको ये थ्योरी एड्रेस नहीं करती, इसलिए इनएडिक्वेट परसेप्शन है। और लास्ट में लिखा हुआ है जी फेलियर इन एनालाइजिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर। डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, इसे एनालाइज करने में ये थ्योरी वो फ्लॉप हो जाती है।
प्रॉपर उसका एनालाइज नहीं करती। तो ये इसके कुछ फेलियर के पॉइंट्स थे और इसकी लिमिटेशन थी। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपको समझ लग गई होगी। मज़ीद किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप रब्ता कर सकते हैं। किसी को नोट्स चाहिए, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, ADP के, BS इकोनॉमिक्स के, MA इकोनॉमिक्स के आपको मिल जाएंगे। या किसी ने ऑनलाइन प्रेपरेशन करनी है, एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है, या आपने अपने BS इकोनॉमिक्स सेमेस्टर सिस्टम में, एनुअल सिस्टम में किसी भी लेवल की इकोनॉमिक्स है उसकी तैयारी करनी है तो रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।